गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएँ। तो हम आपसे कुछ नहीं मांगते, इतना सा मांगते कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। ए नर्स इज टीचिंग स्टाफ मेंबर अबाउट द लीगल टर्मिनोलॉजी यूज इन द चाइल्ड अब्यूज़। एक नर्स है जो टीचिंग कर रही है स्टाफ मेंबर्स को अबाउट द लीगल टर्मिनोलॉजी यूज इन द चाइल्ड अब्यूज़, कि चाइल्ड अब्यूज़ का जो केस होता है, चाइल्ड अब्यूज़ का मीन्स होता है शोषण, ठीक है। और यहाँ मैं बता चुका हूँ आपको कि फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो हमारी मतलब कि किसी भी तरह की फर्दर इंजरी ना हो, पेशेंट को रिपोर्ट करना है। ये हमारी फर्स्ट यहाँ पर अब्यूज़ के केसेस में, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज़ है चाहे एल्डरली अब्यूज़ है, दोनों केसेस में हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि उसको फर्दर इंजरी ना पहुँचे पेशेंट को, और दूसरी चीज़ होती है जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करना है। अगर हमें यहाँ पर शक भी होता है तो भी हम हायर अथॉरिटी को क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम किसको टीच कर रहे हैं, एक स्टाफ मेंबर्स जो हैं उनको टीच करने वाले हैं, तो टर्मिनोलॉजी बतानी है। व्हाट डेफिनेशन ऑफ बैटरी शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान, कि बैटरी की डेफिनेशन क्या देंगे। मैं कल भी बता चुका हूँ, परसों के वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। एक होता है असोल्ट। असोल्ट का मीनिंग क्या है? असोल्ट जब हम 2-3 बार बोलते हैं असोल्ट असोल्ट असोल्ट, लग रहा है इंसल्ट इंसल्ट इंसल्ट, मीन्स जब किसी पर्सन को थ्रेटन किया जाता है, धमकाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? असोल्ट बोलते हैं। जबकि जब किसी पेशेंट को हम टच करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं विदाउट कंसेंट, जब किसी विदाउट कंसेंट के अगर किसी पर्सन को आप क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करना या उसको क्या करना, आप कोई उसके अगेंस्ट में टच कर देना उसको, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है? आपका बैटरी कहलाता है। एक हमने पढ़ा था डिफेमेशन। डिफेमेशन मतलब होता है उसकी रेपुटेशन का डैमेज करना। जब किसी पर्सन की रेपुटेशन को डैमेज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिफेमेशन बोलते हैं। डिफेमेशन भी दो तरीके का होता है, एक लेबल होता है और एक सिलेंडर होता है। जो सिलेंडर होता है उसमें क्या करते हैं, हम किसी की रेपुटेशन को बोल के जब ख़राब करते हैं, ठीक है। और जब किसी का फ़ोटो खींचा या फिर किसी का रिटर्न में जब किसी की रेपुटेशन के साथ में हम कुछ इलीगल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम की कहलाती हैं लेबल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो बैटरी का मीन्स होता है टच करना। मेलिंगनिंग ए पर्सन कैरेक्टर वाइल थ्रेटनिंग टू डू बॉडीली हार्म, ठीक है, किसी का करेक्टर ख़राब करना, ठीक है ना। तो ये मतलब करेक्टर ख़राब करना अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ इसके अंदर थ्रेटन करना, धमकाना। धमकाना भी यहाँ पर कहीं बैटरी की डेफिनेशन में फिट नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि थ्रेटनिंग करना तो कहाँ आता है, हमारे असॉल्ट में आता है। तो ये दोनों ही नहीं बैठ रहे हैं। दूसरा देखते हैं। ए लीगल रॉन्ग कमिटेड बाय द वन पर्सन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कुछ गलत किया गया। जबकि बेटा जो बैटरी होता है, बैटरी में प्रॉपर्टी नहीं, पर्सन के अगेंस्ट कुछ किया गलत। देखो तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। टॉट जब बोलेंगे तो टॉट में पर्सन और पर्सन की प्रॉपर्टी दोनों इंक्लूड की जाएंगी, जबकि बैटरी में ओनली पेशेंट के खिलाफ या पर्सन के खिलाफ जो कुछ रॉन्ग कमिट किया जाएगा वही आपकी बैटरी कहलाएगी, प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है कि ए लीगल रॉन्ग कमिटेड बाय वन पर्सन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर, मतलब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किया गया। द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, मतलब विदाउट कंसेंट या विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन अगर आपने किसी पर्सन पर फोर्स अप्लाई किया है, मीन्स आपने उसको टच किया है, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो हमारा बैटरी कहलाता है। बिहेविंग इन वे दैट ए रीजनेबल पर्सन विद द सेम एजुकेशन वुड नॉट, मतलब किसी को नीचे दिखाना, ठीक है ना। तो मतलब उसको इग्नोर करना है, एक तरीके से इग्नोर करना है। जैसे आपकी सेम क्वालिफिकेशन वाला पर्सन है, आप भी जितनी क्वालिफिकेशन रखते हैं, सामने वाला भी इतनी क्वालिफिकेशन रखता है, बट उसको आप नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से उसको इग्नोर कर रहे हैं। बिहेविंग इन ए वे दैट ए रीजनेबल पर्सन विद द सेम एजुकेशन वुड नॉट, मतलब उसको इतना नॉलेज है ही नहीं है, इस तरीके से आप उस बिहेव कर रहे हैं, मतलब उसको इग्नोर कर रहे हैं, मतलब नेग्लिजेंट, ये आपका नेग्लिजेंसी टाइप का बिहेवियर है, ठीक है। तो आपका बढ़िया आंसर जो हो सकता है, आंसर नंबर 3 हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। क्या दे रखा है आंसर नंबर 3 में? तो बैटरी मीन्स होता है टचिंग इन एन ऑफेंसिव मैनर, ठीक है ना, गलत तरीके से किसी को टच करना, और एक्चुअली इंजरिंग अनदर पर्सन, इंजरी करना। देखो बेटा, गलत तरीके से टच का मतलब है अगर आप विदाउट कंसेंट के अगर किसी पर्सन का बीपी भी ले रहे हो तो ये भी बैटरी कहलाएगा। किसी पर्सन को विदाउट कंसेंट के आप अगर इंजेक्शन लगा रहे हो तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा।
सर बीपी तो लेते हैं बेटा, वहाँ वर्बल कंसेंट ले लेते हैं, हम पूछ लेते हैं क्या हम आपका बीपी ले सकते हैं, तो वो बोलेगा हाँ आप ले लीजिए, तो हम बीपी लेते हैं। अगर पेशेंट मना कर देता है नहीं अभी आप 10 मिनट बाद में आइए, 15 मिनट बाद में आइए, अभी बीपी नहीं लेना है, अभी ये मेरे को इंजेक्शन नहीं लगवाना है, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये कौन सा राइट होता है, हम एथिक्स में पढ़ के आए कि पेशेंट के ऑटोनॉमी के भी हम क्या करते हैं, एक तरीके से रक्षा करते हैं उसका, हमको ऑटोनॉमी ध्यान में रखनी होती है पेशेंट को, तो ऑटोनॉमी भी यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है 21 नंबर का थर्ड आंसर। क्लियर, सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये हम पढ़ चुके थे, ऑटोनॉमी यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, दो चीज़ें थी, एक वेरासिटी थी, एक फिडेलिटी थी। याद आ रहा है वेरासिटी का मीन्स क्या था, ट्रूथ बोलना, और फिडेलिटी का मीन्स था कि फेथफुल विद द प्रॉमिस। जब आप प्रॉमिस के साथ में फेथफुल शो करते हैं तो इसे हम फिडेलिटी बोलते थे। इक्वलिटी करना, ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन माल बेनिफिसेंस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके थे आपको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। एक टॉडलर स्क्रीम्स, एक पेशेंट है, टॉडलर है, टॉडलर मतलब 3 साल का बच्चा, ठीक है, एंड क्राइज नोइजली आफ्टर पेरेंटल विजिट। समझ रहे हो, एकदम स्क्रीम हो गया वो, एक स्क्रीम का मतलब है वो डर गया है पूरी तरीके से और क्राई करने लगा नोइजली, बहुत तेज तेज, एंड आफ्टर पेरेंटल विजिट, जब उसके पेरेंट्स मिलने आए, उससे पेरेंटल विजिट हुई, तो बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ी से रो रहा है, चिल्ला रहा है, डिस्टर्बिंग ऑल द अदर चिल्ड्रंस, और जितने अदर चिल्ड्रंस हैं उस वार्ड के अंदर सबको डिस्टर्ब कर रहा है। व्हेन द क्राइंग इज पर्टिकुलरली लाउड एंड प्रोलॉन्ग्ड, जब आपकी उस बच्चे की जो क्राइंग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और लंबे समय से है, द नर्स पुट द क्रिब इन ए सेपरेट रूम, तो नर्स क्या करती है, उस क्रिब का, उसका जो झूला है, उसका बेड है, उसको कहाँ कर देती है, सेपरेट रूम में ले जाती है, एंड क्लोज द डोर, और डोर को क्लोज कर देती है। टोडलर इज लेफ्ट देयर अंटिल द क्राइंग सीज, जब तक बच्चा रुकता नहीं है, अपनी क्राइंग को रोकता नहीं है, बंद नहीं हो जाता है, चुप नहीं हो जाता है, तब तक उसको वहीं पर उसी रूम के अंदर छोड़ दिया जाता है। ए मैटर ऑफ द 30 to 45 मिनट्स, और ये कितनी देर का चलता है, 30 से 45 मिनट्स। लीगल हाउ शुड दिस बिहेवियर बी इंटरप्रेटेड, इस तरीके का जो बिहेवियर, जो लीगली आप इसको किस तरीके से कंसिडर करोगे इस बिहेवियर को, नर्स को, क्या है। क्वेश्चन समझ में आया, दोबारा बताता हूँ हिंदी में। एक बच्चा है, जब उसके पेरेंट्स जब मिलने आते हैं उससे, तो ड्यूरिंग विजिट वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रोने लगता है, वो चुप नहीं होता है, जिससे वार्ड के सारे बच्चे क्या है, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो नर्स क्या करती है, उसके झूले को, बेड को ले जाके दूसरे रूम में ले जाके उसको बंद कर देती है, बाहर से कुंडी मार देती है और बाहर आके वेट करती है। 3 से 45 मिनट बाद में उसका रोना बंद करता है। तो अब उसने सही किया गलत किया वो चीज़ समझें। देखो, अगर डिस्टर्ब कर रहा था तो दूसरे रूम में ले जा सकते थे, पर बंद क्यों किया भाई, ये तो गलत है। ठीक है, तो लिमिट है टू सेट टू कंट्रोल द चाइल्ड क्राइंग, कि चाइल्ड को मतलब कि आपको क्राइंग को कंट्रोल करने के लिए आपने लिमिट सेट करने के लिए आपने कंट्रोल किया उस पर, चाइल्ड क्राइंग पर। तो ये तो लिमिट, देखो लिमिट सेट करना दैट्स गुड, ठीक है ना, पर आप उसको पेरेंट्स से अलग नहीं कर सकते। कोई भी छोटा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा पेरेंट्स से दूर रहता है तो छोटे बच्चों की आदत होती है वो रोते हैं, सेपरेशन उनसे नहीं हो पाता है, सेपरेशन के रिगार्डिंग वो रिएक्शन करते हैं। ठीक है, देखो आप खुद याद करो, जब आप पहली बार कहीं पढ़ने गए थे, आपको घर की याद आती थी, आप रोने लग जाते थे, आप मतलब मन नहीं होता था, तरह तरह के बहाने बनाते थे घर जाने के लिए। सिंपल है बेटा, 3 साल का बच्चा है, और 3 साल का बच्चा है तो सेपरेशन एंजाइटी होगी उसके अंदर, और सेपरेशन एंजाइटी की वजह से वो रोएगा, चिल्लाएगा। तो क्या उसको इतना कर सकते हैं कि हम रूम में बंद कर सकते हैं? रूम में बंद तो नहीं कर सकते, ये गलत है। अगला देखें, द चाइल्ड हैड ए राइट टू रिमेन इन द रूम विद द अदर चिल्ड्रन, कि जो पेशेंट है उसको राइट है दूसरे पेशेंटों के साथ में रहने का, बिल्कुल ठीक है ना, उसको आप अलग से आइसोलेट नहीं कर सकते जब तक वो किसी को दूसरे को नुकसान न पहुंचाए, थ्रेट नहीं करे, ठीक है, या खुद को थ्रेट या दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। नुकसान क्या पहुंचा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है माना, नुकसान नहीं है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहा वो, ठीक है। बच्चे हैं वार्ड में, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं और बच्चे तो रोएंगे, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल फिनोमेना है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि रोएगा बच्चा तो आप उसको कुंडी मार के अलग रूम में कर देंगे, तो उसका गलत है, उसका लीगल जो राइट है उसका हनन हो रहा है। द चाइल्ड हैड ए राइट टू रिमेन इन द रूम विद द अदर चिल्ड्रन, बिल्कुल वो राइट रखता है, ये तो सही कह रहा है सर। अगला देखिए, द चाइल्ड हैड टू बी रिमूव्ड बिकॉज द अदर चिल्ड्रन नीड टू बी कंसिडर्ड, कि अलग बच्चे, अलग जो चीज़ें हैं, अलग बच्चे जो हैं और बच्चे हैं उनका हमको नीड, आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसको रिमूव करना जो है सही है। देखो, क्राइंग करेगा बच्चा, रोएगा तो रोने से वो इरिटेट तो करेगा बट किसी को हार्म नहीं कर रहा है बेटा, ठीक है ना। और ये तो आपने देखा होगा बोर्ड में जो बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चों का बोर्ड है तो रोते रहते हैं बच्चे, एक ना एक बच्चा तो रोएगा, तो अब हम कहाँ तक आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट नहीं करना।
आइसोलेट करना एक बढ़िया उपाय नहीं है। हाँ, माना कि ये इरिटेट कर रहा है बट किसी को हार्म नहीं कर रहा है, और जब तक किसी पेशेंट को खुद को या दूसरे पेशेंट को हार्म नहीं करे उसको आइसोलेट या बंद करना, तो ये तो कौन सा बिहेवियर, कोई वो साइकिक पेशेंट तो है नहीं है कि कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, कोई मैनिया का पेशेंट है, तो उनको भी नहीं करते हैं बेटा, तो इसको तो कैसे कर सकते हैं आप। सेग्रीगेशन ऑफ द चाइल्ड फॉर मोर देन हाफ एन आवर वाज टू लॉन्ग ए पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब पीरियड लंबा है या छोटा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो गलत है, आप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, आइसोलेट नहीं करना है बेटा उसको, ठीक है ना। तो ये तो बात समझ में आनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, ये आपका हो नहीं सकता, लिमिट ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा आपका सेकंड नंबर होगा, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है, राइट आंसर है 2 नंबर। लीगली ए पर्सन कैन नॉट बी लॉक्ड इन ए रूम। लीगली आप किसी भी पर्सन को क्या नहीं कर सकते बेटा, लॉक्ड नहीं कर सकते रूम के अंदर, ये आपका राइट नहीं है, अनलेस देयर इज अ थ्रेट ऑफ डेंजर आइदर टू सेल्फ और टू अदर। जब तक कि वहां पर धमकी नहीं हो, थ्रेट नहीं हो, डेंजर ना हो, किसके लिए, सेल्फ के लिए और अदर के लिए, तब तक उसको आपको आइसोलेट नहीं करना है, आइसोलेट नहीं कर सकते, सबके साथ रहने का अधिकार होता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ऐसा ही मिलता जुलता हमने एक और पढ़ा था कि किसी पेशेंट को अगर रिहेबिलिटेशन देना है तो उसको फैमिली में क्यों रखा जाता था, याद आ रहा है। कल परसों की क्लास में हमने देखा था कि फैमिली में रख के ही उसका रिहेबिलिटेशन कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब होम पर रखकर, तो जिससे वो क्या है अपने रोल रेगुलेशन सीखता था, अपने रोल सीखता था, फैमिली के अंदर क्या रोल होंगे याद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23। ए प्रेग्नेंट वुमेन इज एडमिटेड विथ ए टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया। एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो एडमिट होती है किसके साथ में, टेंटेटिव डायग्नोसिस। टेंटेटिव डायग्नोसिस है, कंफर्म डायग्नोसिस नहीं है। टेंटेटिव डेट आती है ना आपकी, एग्जाम डेट आती है, टेंटेटिव डेट है, कंफर्म डेट नहीं है, टेंटेटिव है, अनुमानित प्लेसेंटा प्रीविया। द नर्स इंप्लीमेंट ऑर्डर टू स्टार्ट एन आईवी इन्फ्यूजन। तो अब ऑर्डर फॉलो कर रही है नर्स और क्या कर रही है, आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट कर रही है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, पेशेंट को ऑक्सीजन दी जा रही है, एंड ड्रॉ ब्लड फॉर द लेबोरेटरी टेस्ट, और लेबोरेटरी टेस्ट के लिए जो है ब्लड को सैंपल लेती है। द क्लाइंट एप्रीहेंसिव इज इंक्रीजिंग। जो एप्रीहेंशन का मीन्स है डर, जो पेशेंट का जो डर है वो बढ़ रहा है। एंड सी आस्क द नर्स व्हाट इज हैपनिंग। वो पूछ रहा है, जो वो पूछ रही है नर्स से कि क्या हो रहा है, आप बताएंगे। तो द नर्स टेल हर नॉट टू वरी। नर्स उसको क्या बोलती है कि नॉट टू वरी, आपको चिंता होने की कोई बात नहीं है। दैट सी इज गोइंग टू बी ऑल राइट, कि सब कुछ जो है नॉर्मल है, एंड दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, और सारी चीज़ें हैं अंडर कंट्रोल है। क्या वो सही बोल रही है क्या, मैंने बताया था बेटा हमेशा ट्रूथ बोलना है आपको। वेरासिटी, अभी आज ही बता के आया हूँ दोबारा से, वेरासिटी मीन्स ट्रूथ बोलना, और फिडिलिटी मीन्स आपको प्रॉमिस के साथ में फेथफुलनेस मीन्स आपको प्रॉमिस जो किया है उसको निभाना सही से। अब यहाँ तो इसने पूरी तरीके से हमको डायग्नोस तो लग रहा है कि प्लेसेंटा प्रीविया है, और अगर प्लेसेंटा प्रीविया होगा तो क्या सारी कंडीशन सही होगी क्या, आप खुद सोचें। अगर प्लेसेंटा प्रीविया होगी तो माँ के लिए भी खतरा, बच्चे के लिए भी खतरा, क्या हेल्थ उसकी सही है क्या, नहीं हेल्थ भी उसकी सही नहीं है। तो क्या ये गलत बोला जा रहा है क्या, कि वो बोल रही है कि भाई सब कोई चिंता की बात नहीं है, सब एकदम बिल्कुल ऑल राइट है और एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, क्या सारी चीज़ें कंट्रोल में है क्या, यहाँ कंट्रोल में कहाँ दिख रही हैं आपको। व्हाट इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द नर्स स्टेटमेंट, कि इसका आप क्या समझें, क्या समझेंगे इसके स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप समझेंगे। देखो क्या सही बोला है क्या उसने, सही तो नहीं बोला। एडुकेट बिकॉज द प्रिपरेशन आर रूटीन एंड नीड नो एक्सप्लेनेशन। क्या एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है बेटा, आप भी जब एडमिट होते हैं तो आप नहीं जानना चाहते आपकी सेहत के बारे में कि मेरे साथ में क्या घटित हो रहा है, क्या मेरे साथ में जो सिचुएशन है वो सही है या गलत है, या कुछ जो फ्यूचर में नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या प्रोसीजर करने वाले हैं, क्या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, कितने दिन ट्रीटमेंट चलेगा, इसका मेरे पे क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं। तो क्या पेशेंट का राइट होता है, बिल्कुल जानना पेशेंट का राइट होता है कि उस पर जो भी मेडिसिन चलेगी, उसके साथ में जो भी चल रहा है, उसका जो भी डायग्नोसिस है, उसको सारी चीज़ें जानने का बिल्कुल पूरी तरीके से राइट है। तो क्या यहाँ बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। तो क्या उसने जो बोला वो एडुकेट है, नहीं बेटा ये एडुकेट तो नहीं है, ये तो सारी चीज़ें उसने गलत बोली हैं। अगला देखते हैं, इफेक्टिव, कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है बिकॉज द क्लाइंट एंजाइटीज वुड इंक्रीज इफ सी न्यू द डेंजर इन्वॉल्व, कि अगर वो जो डेंजर है, जो खतरा है उसको बता दे तो उसके अंदर एंजाइटी बढ़ती। अरे बेटा देखो ये तो क्लियर सी बात है, नॉर्मल प्रोसेस है, ये होनी है। एंजाइटी, घबराहट को कम करने के लिए उसको झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को कैंसर भी हुआ है और आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं नहीं तेरे को तो कुछ नहीं हुआ, कैंसर नहीं हुआ है, मेरे को नॉर्मल गांठ है। बेटा ऐसे कैसे बोल सकते हो आप फंस जाओगे इसमें। तो आप ऐसे गलत नहीं बोल सकते, गलत स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट आप किसी भी तरह का नहीं दे सकते पेशेंट को। ऑलवेज ट्रूथ बोलना होता है, ये हमें इथिक्स में सिखाया जाता है। और मैंने बताया था बेटा इथिक्स प्रोफेशन के अंदर वो
रूल रेगुलेशन होते हैं जो आपको बताते हैं क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। और मैंने ये भी बताया था अगर एथिक्स को आप फॉलो नहीं करते हैं आपके प्रोफेशन के अंदर, देन यू आर जो है क्या हो जाते हैं आपके लिए जो है पनिशेबल, जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग आप पनिशेबल हैं। मीन्स आप अगर कोई भी चीज़ गलत करते हैं तो आपको पनिशमेंट हो सकता है, बिल्कुल। नेक्स्ट चीज़ क्वेश्चनेबल, ये गलत है, मतलब आप ये क्वेश्चनेबल चीज़ है, ठीक है। बिकॉज द क्लाइंट हैज़ द राइट टू नाउ व्हाट ट्रीटमेंट इज बीइंग गिवन एंड व्हाई, कि राइट पेशेंट जो है राइट रखता है नाउ जानने का व्हाट ट्रीटमेंट इज बीइंग गिवन, कि उसे क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बोल रहा है वैसे तो, ठीक है। और फोर्थ नंबर इनकरेक्ट, बिकॉज ओनली द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड ऑफर एश्योरेंस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ केयर, कि गलत है बिकॉज ओनली, कि मतलब इसको ये कुछ नहीं बोलना चाहिए, तो ओनली हेल्थ केयर प्रोवाइडर बोलेगा, ऑफर अरेंज करेगा अबाउट मैनेजमेंट ऑफ केयर, कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। नहीं बेटा आप बता सकते हैं बट अपनी हद में रह के, ठीक है ना। ऐसा नहीं फेंकना है कुछ भी गलत बताए जा रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं बताना है। जो भी चीज़ें हैं आपके लेवल की हैं बता सकते थे कि आपका सैंपल ले रहे हैं, ठीक है ना। टेंटेटिव डायग्नोसिस, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर कर सकते थे। क्वेश्चनेबल है, बिल्कुल राइट है, पेशेंट को जानने का बिल्कुल राइट है, ट्रीटमेंट क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें जानने का राइट है। तो आंसर बढ़िया क्या हो सकता है, आंसर नंबर थर्ड। देखो द क्लाइंट्स राइट हैव बीन वॉलेटेड, यहाँ पर क्लाइंट के जो राइट हैं, जानने के जो राइट हैं, और अभी तो हमें सूचना का अधिकार वैसे भी मिला हुआ है 2005 के अंदर, ठीक है ना, तो वो भी हम फॉलो करते हैं। तो द क्लाइंट राइट हैव बीन वॉलेटेड, यहाँ पे जो पेशेंट है उसका राइट वॉलेट किया गया है। ऑल क्लाइंट्स हैव द राइट टू कंप्लीट एंड एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन कॉग्निटिव एबिलिटी, जिस तरीके से वो समझ सकते हैं उसको उसी तरीके से समझाना होता है। आपने देखा होगा कई बार जब हम कैंसर के बारे में बता रहे होते हैं, कोई सर्जरी के बारे में बता रहे होते हैं, तो हम उसको उसकी लैंग्वेज में समझाते हैं, न कि हम अपनी मेडिकल टर्म में उसको समझाते हैं। तो उसको कॉग्निटिव एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करना है, उसका ट्रीटमेंट, ठीक है ना, उसको जानना बिल्कुल उसका राइट है बेटा, उसका राइट है, ये आपको उसको बता देना है, ठीक है। तो आंसर क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट शुड द नर्स डू इनिशियली व्हेन ऑब्टेनिंग कंसेंट फॉर सर्जरी। व्हाट शुड द नर्स डू, क्या नर्स क्या करेगी इनिशियली व्हेन ऑब्टेनिंग कंसेंट फॉर सर्जरी, जब सर्जरी के लिए कंसेंट लिया जा रहा है। अब बात समझें, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप समझेंगे। यहाँ पर देखो बेटा, जब आपसे पूछा जाए कि कंसेंट लेने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कंसेंट देने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ठीक है, समझें। तो सबसे पहले समझते हैं कंसेंट लेने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो कंसेंट लेने की जिम्मेदारी आप दिमाग में रटे नहीं, ठीक है ना, कि किसकी होती है। अगर प्रोसीजर में दे रखा है कि प्रोसीजर को कौन परफॉर्म कर रहा है, अगर प्रोसीजर को डॉक्टर परफॉर्म कर रहा है तो जिम्मेदारी कंसेंट लेने की डॉक्टर की होगी, और अगर प्रोसीजर को सर्जन कर रहा है तो जिम्मेदारी सर्जन की होगी। अगर जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म एक नर्सिंग ऑफिसर कर रहा है तो जिम्मेदारी कंसेंट लेने की नर्सिंग ऑफिसर की होगी। जैसे आप बीपी लेने गए, समझ में आ रहा है, कई लोग बोलते हैं कि हमेशा डॉक्टर सर, कंसेंट लेने की जिम्मेदारी डॉक्टर की। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। फिजिशियन या डॉक्टर की जिम्मेदारी तब होगी जब वो उस प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे देखो, नॉर्मली मैंने बताया कि एवरी प्रोसीजर को जब आप परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले आपको क्या लेना होता है, कंसेंट लेना होता है। अच्छा वर्बली लेना पड़े पर कंसेंट तो लेते हो। जब आप गए और किसी पेशेंट के पास में गए और आप बीपी लेना चाहते हैं तो बताओ बीपी का कंसेंट कौन लेगा। कंसेंट मीन्स होता है सहमति, तो सहमति कौन लेगा, आप लेंगे या फिजिशियन आके पूछेगा कि भाई बीपी ले लें और उसके बाद आप बीपी देंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, हम जाके हम ही लेंगे। अगर आप इंजेक्शन लगाने गए हैं तो आप ही पूछेंगे पेशेंट को क्या हम आपके इंजेक्शन लगा सकते हैं, तो वो बोलेगा हाँ आप लगाइए, तब आप जाके इंजेक्शन लगाएंगे उसके, ठीक है। तो जो प्रोसीजर को परफॉर्म करता है उसी पर्सन की जिम्मेदारी होती है उस कंसेंट को प्राप्त करने की। पहली चीज़ तो दिमाग में ये बिठा लें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जैसे आए वैसे ही आपको समझना है। दूसरी चीज़, देने की किसकी जिम्मेदारी होती है, जब 18 साल से ऊपर हो और पूरी तरीके से कॉन्शियसली एकदम सही है, मेंटली फिट है पर्सन, तो 18 साल से ऊपर जो कंसेंट है वो खुद पेशेंट ही देगा, ठीक है। और अगर 18 साल से छोटा है या फिर 18 साल से बड़ा है बट मेंटली इनकम्पिटेंट है, मतलब पूरी तरीके से सही नहीं है, तो उस स्थिति में जो कंसेंट देने की जो जिम्मेदारी होती है वो बेटा किसकी होती है, पेरेंट्स की होती है। या फिर कई बार आ जाता है एमेनिसिपेटेड बच्चा है, एमेनिसिपेटेड का मीन्स होता है अनाथ बच्चा है, तो 18 साल से कम उम्र में भी उसका कंसेंट खुद ही देगा, ठीक है। और प्रेग्नेंट लेडी के केस में अगर उससे रिलेटेड कोई अबॉर्शन है या कोई भी ऐसा प्रोसीजर है जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें एज मायने नहीं रखती है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड केसेस में ऑलवेज उसका हस्बैंड वगैरह कोई भी उसका दखलंदाजी नहीं होती है। मदर फादर, चाहे वो लेडी प्रेग्नेंट है
सॉरी वो लेडी मैरिड है या अनमैरिड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए ऑलवेज जो कंसेंट जो प्राप्त किया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है बेटा, ओनली उस प्रेग्नेंट लेडी से ही प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो कंसेंट किससे लिया जाता है, क्लियर है, कंसेंट कौन लेगा ये क्लियर है। और अगर आपको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है तो कि कंसेंट लेने की जिम्मेदारी किसकी होती है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, प्रोसीजर कौन कर रहा है, क्या है, कुछ भी नहीं है, तो आप आंसर कर सकते हैं फिजिशियन, क्लियर है। तो व्हाट शुड द नर्स डू इनिशियली व्हेन ऑब्टेनिंग कंसेंट फॉर सर्जरी, जब सर्जरी के लिए कंसेंट लिया जा रहा है तो आपकी क्या जिम्मेदारी है वहां पर, तो बेटा आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, ऑलवेज रिमेंबर। देखो बेटा हम जो है पेशेंट के लिए एज ए एडवोकेट काम करते हैं, आपने सुना होगा एज ए काउंसलर, एज ए एडवोकेट हम काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। तो समझो जब वो कंसेंट दे रहा है, सहमति दे रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, सर्जन ही लेगा इसका कंसेंट, जब सर्जरी का कंसेंट है तो सर्जन ही लेगा। बट आपकी जिम्मेदारी क्या होगी, आपकी जिम्मेदारी ये होगी क्या उसने सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशन है, सर्जरी के नॉर्मल प्रोसेस है, सर्जरी के बाद में क्या करना है, क्या वो सारी चीज़ें उसके समझ में आ गई हैं, क्या सर्जरी के अल्टरनेटिव्स हैं वो उसके क्या समझ में आ चुके हैं, क्या ये नर्स को डिटरमाइन करना है, क्या उसके समझ आई हैं या उसको कोई कन्फ्यूजन है या उसको कुछ पूछना है। मतलब एज ए एडवोकेट आप ये सारी चीज़ें पूरी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करेंगे, देन आप कंसेंट के लिए उसको साइन करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। करेगा, लेगा कौन कंसेंट, कंसेंट ऑलवेज कौन लेगा, सर्जन ही लेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्जरी है बेटा, तो सर्जरी के लिए कंसेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सर्जन की होगी। दूसरा, कंसेंट ऑलवेज ऐसे प्रोसीजर के लिए लिया जाता है, नॉर्मल जो प्रोसीजर्स होते हैं, रूटीन प्रोसीजर्स होते हैं, उनके लिए हम नॉर्मली रिटन कंसेंट नहीं लेते हैं। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को देखो एनजी ट्यूब लगानी हो या फिर किसी पेशेंट को कैथेटराइज करना हो, तो इनके लिए हम कोई लिखित में कंसेंट नहीं ले रहे होते हैं। नॉर्मली ही एट द टाइम ऑफ द एडमिशन जो कंसेंट भरा जाता है रिटन, वही कंसेंट इसके लिए सफिशिएंट होता है। ओनली आप वर्बल कंसेंट ले रहे होते हैं, और अगर वर्बल कंसेंट के दौरान अगर पेशेंट मना कर देता है तो वो चीज़ हम लिखवा लेते हैं कि पेशेंट ने रिफ्यूज़ किया है, ठीक है। ये चीज़ें हमको करनी होती हैं। देखो हम इसका आंसर करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है डिस्क्राइब द रिस्क इन्वॉल्व इन द सर्जरी, कि जो डिस्क्राइब करेंगे रिस्क इन्वॉल्व इन सर्जरी के अंदर जो रिस्क हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे। बेटा हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम नहीं करेंगे, मैंने पहले ही बोला था। हम तो इतना चेक करेंगे कि क्या उसके अंदर समझ, क्योंकि सर्जरी का कंसेंट कौन ले रहा है, सर्जरी का कंसेंट सर्जन ले रहा है, तो उसके रिस्क क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, उसके अल्टरनेटिव क्या है, कौन एक्सप्लेन करेगा, सर्जन की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं पहले ही बता चुका हूं। तो हम यहाँ पर रिस्क वगैरह या उसके बेनिफिट वगैरह या उसके अल्टरनेटिव वगैरह नहीं बताएंगे पेशेंट को। हम तो ये जानेंगे, ये कंफर्म करेंगे कि क्या पेशेंट को वो सारी चीज़ें जो कि सर्जन ने बताई हैं वो समझ आई हैं या नहीं आई। हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। एक्सप्लेन दैट ऑब्टेनिंग द सिग्नेचर इज रूटीन फॉर एनी सर्जरी, कि ये नॉर्मल है सिग्नेचर लेना, आप कर दीजिए। ऐसे नहीं बेटा, उसको समझ में आना चाहिए तभी वो करेगा, ऐसे नहीं है कि आप जबरदस्ती करा दें। ये बात सही है कि हमको सिग्नेचर लेना होता है, ठीक है ना, बट ये भी निर्धारित करना होता है क्या उसको सारी चीज़ें समझ आई हैं या नहीं आई हैं, तभी तो बोलते हैं हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हमेशा कंसेंट नहीं बोलते हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट बोलते हैं। मतलब पहले उसको समझाना, उसके बाद में उससे सहमति लेना, इन्फॉर्म्ड है ये सारी चीज़ें, ठीक है, अनजाने में नहीं लेंगे। विटनेस द क्लाइंट सिग्नेचर, कि जब पेशेंट सिग्नेचर करेगा उसको विटनेस करना है। विच द नर्स सिग्नेचर विल डॉक्यूमेंट, बस आपको इतना सा काम करना है। नहीं बेटा ये काम नहीं करना होना, ओनली विटनेस तो बाद की बातें हैं, फिटनेस तो करना होता है बट ये बाद की बातें हैं। प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा आपका, इनिशियली क्या होगा, सबसे पहली चीज ये है कि उसके साइन लेने से पहले आपको ये कंफर्म करना है क्या पेशेंट का जो नॉलेज, डिटरमाइन द वेदर द क्लाइंट नॉलेज लेवल इज सफिशिएंट टू क्लाइंट टू गिव कंसेंट, क्या कंसेंट देने के लिए उसका जो नॉलेज है, क्या वो उसके रिस्क हैं, क्या उसके जो बेनिफिट हैं, क्या उसके अल्टरनेटिव हैं, वो सारी चीज़ें समझ चुका है। ये पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जब ये सारी चीज़ें समझ जाएगा तो वो सर्जन को साइन कर देगा। जब सर्जन को साइन कर देगा तो आप एज ए विटनेस वहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। तो आपका बढ़िया आंसर इनिशियली पूछा हुआ था, क्या आप इनिशियली क्या करेंगे बेटा, तो बढ़िया आंसर आपका क्या हो सकता है, 4th नंबर आपका बढ़िया आंसर हो सकता है। देखो 4th, इन्फॉर्म कंसेंट मीन द क्लाइंट मस्ट कम्प्रहेंड द सर्जरी। इन्फॉर्म कंसेंट का मीनिंग क्या होता है कि जो पेशेंट है वो उसको समझ आना चाहिए, कंप्रहेंड होना चाहिए सर्जरी के बारे में। द अल्टरनेटिव एंड द कॉन्सिक्वेंस, कि उस सर्जरी के क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, क्या कोई दूसरा उसका उपचार हो सकता है, क्या विदाउट सर्जरी के काम चल सकता है, वो सारे अल्टरनेटिव से उसको समझ में आने चाहिए। एंड द कॉन्सिक्वेंस, उसके क्या परिणाम होंगे भविष्य में, उस सर्जरी से उसको क्या जो है नुकसान हो सकते हैं, क्या फर्दर जो भी उसके परिणाम होने वाले हैं उनके बारे में उसको क्या कॉम्प्रहेंड होना चाहिए, समझ आना चाहिए, कॉम्प्रहेंस है पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ए क्लाइंट हु हैज टोल्ड सी नीड ए हिस्टेरेक्टोमी फॉर सर्वाइकल कैंसर। एक पेशेंट है हु हैज बीन टोल्ड,
उस पेशेंट को बोला गया है हु हैज बीन टोल्ड सी नीड हु हैज बीन टोल्ड, वो बोल रहा है सी नीड ए हिस्टेक्टोमी फॉर द सर्वाइकल कैंसर इज अपसेट अबाउट बीइंग अनेबल टू हैव ए थर्ड चाइल्ड। समझ में आ रहा है क्या? एक पेशेंट है जिसकी हिस्टेक्टोमी होने वाली है सर्वाइकल कैंसर की वजह से, अब वो अपसेट है। और वो अपसेट क्यों है? क्योंकि वो थर्ड चाइल्ड कैसे होगा उसको, थर्ड बीइंग अनेबल टू हैव ए थर्ड चाइल्ड, कि वो थर्ड जो चाइल्ड है वो कैसे होगा उसको। व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन, बताओ आप क्या समझाएंगे? एवेलेट हर विलिंगनेस टू परस्यू द अडॉप्शन, कि हम उसकी इच्छाएं जानेंगे कि वो भाई गोद ले लेना। नहीं बेटा, ये उसका कंसर्न थोड़ी है गोद लेना का, उसका है कि थर्ड बच्चा कैसे होगा, ठीक है ना। इनकरेज हर टू फोकस ऑन हर ओन रिकवरी, कि हम उसको बोलें कि खुद की रिकवरी पे ध्यान दे, बच्चे की पे ध्यान नहीं दे। अब ये लग रहा होगा ना, हम ऐसे ही बोलते हैं तो ऐसा लग रहा होगा ये आंसर हो सकता है, नहीं। एम्पेसाइज दैट सी डज हैव 2 चिल्ड्रन ऑलरेडी, कि उसको ये बताएं कि उसके 2 चिल्ड्रन, उसको पता है बेटा, बट वो समझे बात को। हम उसकी इच्छा का ऐसे नहीं कह सकते कि उसको 2 रखने या 3 रखने, ये हमारा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है वो अलग चीज़ है। हम ऐसे एम्पेसाइज नहीं कर सकते कि 2 चिल्ड्रन हैं तो क्या करेगा ये, तो उसको जब लग रहा है कि 3 चाहिए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इंश्योर दैट अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर हर विल बी एक्सप्लोर्ड, हम ये समझेंगे पहले, ये डिसाइड करेंगे, इंश्योर करेंगे कि क्या पेशेंट को अदर ऑप्शन जो हैं उनको बताया गया है या नहीं बताया गया है। तो आपको सबसे पहले उसको अदर ऑप्शंस हैं वो सारे बताने हैं, उसके बाद में ही आप कुछ अदर फर्दर करेंगे। तो आप इंश्योर करें कि उसको अदर जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं वो बताए गए हैं या नहीं बताए गए हैं, ठीक है। तो आंसर क्या दे रखा है? ऑल्दो ए हिस्टेक्टोमी में बी परफॉर्म, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में इंक्लूड सर्वाइकल कोनाइजेशन, और भी जैसे कि हम कंजर्वेटिव भी कर सकते हैं, लेजर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दैट नॉट प्रिक्लूड फर्दर प्रेगनेंसीज, क्लाइंट हैव ए राइट टू बी इन्फॉर्म्ड बाय देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फॉर ऑल ट्रीटमेंट ऑप्शंस। हम क्वेश्चन नंबर 26 पे हैं। द फैमिली ऑफ एन ओल्डर अडल्ट, ठीक है ना, हु इज एफेजिक report to nurse manager that the primary nurse failed to obtain a signed consent before inserting an indwelling catheter to measure hourly output। एक फैमिली ऑफ एन ओल्डर, मतलब एक ओल्डर पर्सन है, ओल्डर अडल्ट है, उसकी फैमिली मेंबर क्या बोल रहे हैं, हु इज एफेजिक, पेशेंट कैसा है, एफेजिक है। बेटा 2 चीज बताई है मैंने, ठीक है, एक होता है डिस्फेजिया, एक होता है आपका एफेजिया, एक होता है आपका डिस्फेजिया। 2 तरीके से लिखते हैं, या एक तो एस आ जाता है फेजिक में और एक आ जाता है जी मतलब जीआई बताया मैंने, निगलने से रिलेटेड जब प्रॉब्लम हो तो उसको हम बोलते हैं। अब यहाँ क्या है, बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एफएजी के बोल नहीं पा रहे हैं। रिपोर्ट टू नर्स मैनेजर, फैमिली मेंबर बोल रहा है कि दैट द प्राइमरी नर्स फेल टू ऑब्टेन ए साइन कंसेंट, कि उसने साइन कंसेंट नहीं लिया है इंडिविलिंग कैथेटर इंसर्ट करने से पहले। आप जो हावरली यूरिन आउटपुट चेक करना चाह रहे हैं उसके लिए जो इंडिविलिंग कैथेटर्स आपने लगाया है उसके लिए आपने फेल हो गई है, वो किसके लिए, ऑब्टेन कंसेंट लेने में, ठीक है। What should the nurse manager consider before responding? ये किसको बताया, नर्स मैनेजर जो इंचार्ज है उसको बताया गया है। तो नर्स मैनेजर आप रेस्पॉन्ड करने से पहले क्या जो है कंसिडर करिए, क्या समझेगा। देखो, प्रोसीजर फॉर ए क्लाइंट्स बेनिफिट डू नॉट रिक्वायर ए साइंड कंसेंट, कि जो पेशेंट के बेनिफिट के लिए जो हम प्रोसीजर करते हैं वो उसके किसी भी तरह के कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। भाई बिल्कुल गलत बात है, सारे के सारे जो है पेशेंट के बेनिफिट के लिए ही प्रोसीजर किए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो सर्जरी हो चाहे कोई भी प्रोसीजर हो, कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, कुछ भी, और जो भी किया जाता है पेशेंट के बेनिफिट के लिए किया जाता है। तो ये तो गलत बात है, हम कंसेंट तो लेते हैं, तो ये तो पहली बात ही गलत हो गया। क्लाइंट हु आर एफएजिक आर इनकेपेबल ऑफ द साइनिंग एंड इन्फॉर्म कंसेंट, बेटा बोलने में दिक्कत है, उसको साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, गलत है। ए सेपरेट साइंड इन्फॉर्म कंसेंट फॉर द रूटीन ट्रीटमेंट इज अननेसेसरी, कि जो रूटीन प्रोसीजर्स होते हैं उनके लिए सेपरेट जो इन्फॉर्म कंसेंट साइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अभी तो बताया था कि इन्फॉर्म कंसेंट ऐसे इन्फॉर्म कंसेंट मतलब की जरूरत नहीं होती है जहां पर रूटीन कोई प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हैं, वहां ओनली वर्बली काम चल जाता है। A specific intervention without a client signed consent is an invasive of the right. A specific intervention without a client signed consent is an invasive of right, कि राइट का हनन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया है, तो आपका आंसर समझ ही आ गया होगा। आंसर नंबर 3 है इसका। देखो, दिस इज अ कंसिडर ए रूटीन प्रोसीजर टू मीट बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड को प्राप्त करने के लिए ये कंसीडर किया जाता है कि ये प्रोसीजर एक रूटीन प्रोसीजर होता है। एंड इज कवर्ड बाय ये कंसेंट साइंड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, कि जो एडमिशन के टाइम पे जो कंसेंट साइन करवाया जाता है वो इसी के लिए क्या है, सफिशिएंट है। आपको फर्दर कोई किसी भी तरह का कंसेंट लेने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप समझें बेटा, ये ध्यान रखें हमेशा कि जब हम किसी को यूरिनरी कैथेटराइज कर रहे हैं
फॉर हार्लिया आउटपुट, तो नॉर्मल है, ये रूटीन कंसेंट है, इसमें आपको किसी भी तरह की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द स्पॉच ऑफ कोमाटोज क्लाइंट हु हैज सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग, एक पेशेंट है का रिलेटिव है और वो पेशेंट कैसा है, कोमाटोज है, हु हैज सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग, उसको क्या हो रखी है बेटा, सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग हो रखी है, समझ में आ रहा है, उसको क्या हो रखी है, सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी है, टू अलाउ द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द होल ब्लड बिकॉज दे आर जेहोवास विटनेस, मतलब वो एक कम्युनिटी है, जेहोवा कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो अब क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूज उनके अंदर नहीं किया जाए, ठीक है ना। वॉट एक्शन शुड द नर्स टेक, कौन सा एक्शन जो है नर्स को यहां पर लेना है, यहां पर कौन सा एक्शन है जो नर्स को लेना है, इंस्टीट्यूट द ऑर्डर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंस्टीट्यूट करें ऑर्डर ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, बिकॉज द क्लाइंट सर्वाइवल डिपेंड ऑन द वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, कि आप तो ऑर्डर कर दें, आपको कोई मतलब नहीं है, अरे बेटा आप ऑर्डर नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है क्या, आपको कुछ लीगल होना चाहिए, आपको उसके स्पाउस है वो मना कर रहे हैं कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करिए, तो आपको क्या करना है, ये तो गलत हो जाएगा, आप नहीं कर सकते, जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हो। सेकंड, क्लैरिफाई द रीजन व्हाई द ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी, ठीक है ना, कि आप क्लैरिफाई करेंगे कि रीजन व्हाई द ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी, कि ट्रांसफ्यूजन कैसे नेसेसरी है, एंड एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन इफ देयर इज नो ट्रांसफ्यूजन, और उसके इम्प्लीकेशन बताएंगे कि उसको क्या ट्रांसफ्यूजन नहीं करने से क्या दिक्कत हो सकती है। फोन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर टू गिव द ट्रांसफ्यूजन अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, कि आप फोन करें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के लिए, कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से ऑर्डर लाइए ट्रांसफ्यूजन देने के लिए, ठीक है ना, इस तरीके से फोन करें। कि गिव द स्पाउस ए ट्रीटमेंट रिफ्यूजल फॉर्म टू साइन, कि आपका जो स्पाउस है उसको क्या दें, ट्रीटमेंट रिफ्यूजल फॉर्म दे दें उस पेशेंट को, रिलेटिव को, एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर दैट ए कोर्ट ऑर्डर कैन नाउ बी साउट, कि अब आपको अगर इस पर ट्रीटमेंट करना है फर्दर, तो आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएं कि इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, कोर्ट ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल सर, देखो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर दिक्कत क्या है उसको समझें, कि अगर उसने एक, मैंने आपको जब पढ़ाया था एथिक्स जब पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर एक चीज़ बताई थी मैंने, क्या बताई था, एक बिलिंग टाइप से मैंने बताया था, जहाँ पर आप हेल्थ केयर प्रॉक्सी रखते हैं उस पेशेंट के लिए, हेल्थ केयर प्रॉक्सी होती है, ठीक है, तो एडवांस डायरेक्टिव, ठीक है ना, एडवांस डायरेक्टिव में बताया ये चीज़ें, डायरेक्शन दी जाती है पेशेंट के द्वारा। जब एडवांस डायरेक्टिव में जब वो कोई पर्सन को अपॉइंट करके जाता है, तो वो उसके डिसीजन ले सकता है, तो वो कोर्ट से एक साइन करके एक लेटर आता है, उसी में ही वो उसके डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पर बढ़िया आंसर क्या होगा, फोर्थ, द क्लाइंट इज अनकॉन्शियस, पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, ऑल्दो द स्पाउस कैन गिव कंसेंट, हाँ पेशेंट दे सकता है, देयर इज नो लीगल पावर टू रिफ्यूज ए ट्रीटमेंट फॉर द क्लाइंट, वो लीगली वो मना नहीं कर सकता, प्रीवियसली ऑथराइज टू डू सो, जब तक उसको पहले उसको क्या नहीं किया, ऑथराइज नहीं किया गया है, तब तक वो मना नहीं कर सकता, साइन तो कर सकता है बट मना नहीं कर सकता, बेटा किसी भी प्रोसीजर के लिए साइन करेगा बट मना नहीं कर सकता। सो वाई ये पावर ऑफ अटॉर्नी, जब तक उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाए या उसे हेल्थ केयर प्रॉक्सी नहीं बनाया जाए, द कोर्ट कैन मेक ए डिसीजन फॉर द क्लाइंट, अगर ऐसा होता है तो कोर्ट ही उसके लिए क्या बना सकता है, डिसीजन बना सकता है कि उसके लिए क्या करना चाहिए फर्दर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ए क्लाइंट इज वॉलंटरली एडमिटेड टू द साइकेट्रिक यूनिट, एक पेशेंट है जो अपनी स्वेच्छा से एडमिट हुआ है साइकेट्रिक यूनिट के अंदर, लेटर द क्लाइंट डेवलप द सीवियर पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, और लेटर बाद में उसको क्या होता है, सीवियर पेन होने लगता है राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, एंड इज डायग्नोज एज हैविंग द एक्यूट अपेंडिसाइटिस, और उस पेशेंट को डायग्नोज हुआ चल के और एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो गया है। हाउ शुड द नर्स प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर द अपेंडेक्टोमी, अब किस तरीके से आप तैयार करेंगे उसको अपेंडेक्टोमी के लिए, ठीक है। हैव टू नर्स विटनेस द क्लाइंट साइनिंग द ऑपरेटिव कंसेंट फॉर्म, कि जो ऑपरेटिव कंसेंट फॉर्म लिया जाएगा उसको दो नर्स क्या करेंगे, साइन करेंगे। बेटा जब भी हम किसी कंसेंट पर साइन करवाते हैं यहां पर, ठीक है ना, तो यहां पर दो नर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दो नर्स की आपको जो कंसेंट पर विटनेस एज ए विटनेस साइन करवाना होता है वो कहां करवाना होता है, याद करो, जब आप किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जब किसी पर्सन को आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट होती है, या फिर जब आपके पास में किसी पेशेंट को ओपिड सेडेटिव मेडिसिन, जो आप मॉर्फिन है, कॉर्डिन है, ये कॉर्डिन वगैरह, जब आप मॉर्फिन वगैरह ये जब आप किसी पेशेंट को देते हैं, तब आपको जब इनको डिस्कार्ड करते हैं, सॉरी देते नहीं है, जब इनको डिस्कार्ड करना होता है
इनके एम्पूल वगैरह को, तब आपको क्या करना होता है, 2 विटनेस के साइन लेने होते हैं बेटा, तब जरूरत होती है 2 की। यहाँ पर 2 की नहीं, 1 की जरूरत होगी। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। इंश्योर दैट द सर्जन एंड द साइकेट्रिक साइन फॉर द सर्जरी बिकॉज इट इज अ इमरजेंसी प्रोसीजर। आप इंश्योर करें कि सर्जन और साइकेट्रिक साइन करेगा। यहाँ पर बेटा सर्जन और साइकेट्रिक से, ये मैंने बताया था, यहाँ पर आपको कोई भी हेल्थ केयर टीम का कोई भी मेंबर एज ए कंसेंट साइन नहीं करता है। आस्क द क्लाइंट टू साइन द ऑपरेटिव कंसेंट from after the client has been informed of the procedure and required care. Ask the client to sign the operative consent, कि पेशेंट को बोलें साइन करने के लिए ऑपरेटिव कंसेंट पर फॉर्म आफ्टर द क्लाइंट हैज बीन इन्फॉर्म्ड, जब पेशेंट क्या कर दे, इन्फॉर्म किया जा चुके प्रोसीजर के बारे में कि उसके साथ में क्या होने वाला है, एंड रिक्वायर्ड केयर, उसको क्या क्या जो केयर की रिक्वायर्ड होगी उस सारी चीज़ों के बाद बताने के बाद में क्या उसको साइन करने के लिए बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ये तो सही बात है। इन्फॉर्म द क्लाइंट नेक्स्ट of kin that it will be necessary for one of them to sign the consent form because the client is a psychiatric unit, क्योंकि पेशेंट बेटा साइकेट्रिक यूनिट में है, बट यहाँ पर कॉन्शियस अभी प्रेजेंट है, खुद अपने आप से एडमिट हुआ है, आप खुद अपने आप से एडमिट हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो सब चीज़ समझ रहा है। साइकेट्रिक यूनिट में एडमिट होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो पूरी तरीके से मेंटली अनफिट हो चुका है, वो किसी तरह का डिसीजन नहीं दे सकता। हम बहुत सारे डिसऑर्डर पढ़ते हैं साइकेट्रिक के अंदर, तो हम डिप्रेशन भी पढ़ते हैं, मैनिया भी पढ़ते हैं, हम एंजाइटी भी पढ़ते हैं, फोबिया भी पढ़ते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि इन सारी चीज़ों में वो अपनी जो मेंटल पूरी तरीके से मेंटल डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है उसको पूरी तरीके से खो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक वो इस तरीके से डिसाइड या कंफर्म नहीं किया जाए कि उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें वो सेल्फ के डिसीजन नहीं ले सकता, तब तो वो नहीं करेगा। उसको जो भी गार्जियन वगैरह होंगे वो साइन करेंगे, बट यहाँ तो वो कर सकता है। तो बढ़िया आंसर क्या हो सकता है बेटा, 3rd नंबर हो सकता है। आस्क द क्लाइंट टू साइन द ऑपरेटिव कंसेंट फॉर्म आफ्टर द क्लाइंट हैज़ बीन इन्फॉर्म, जब जो आपका पेशेंट है वो इन्फॉर्म्ड हो जाए प्रोसीजर के बारे में या उसको जो रिक्वायर्ड केयर है उसके बारे में, जब इन्फॉर्म होगा तो करेंगे। देखो, बिकॉज द क्लाइंट इज नॉट सर्टिफाइड एज ए इनकम्पिटेंट, कि वो इनकम्पिटेंट अभी तक घोषित नहीं किया गया है, द राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट इज रिटेन, तो उसको राइट है इन्फॉर्म कंसेंट पे साइन करने का, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट शुड द नर्स कंसीडर व्हेन ऑब्टेनिंग एन इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम ए 17-year-old एडोलसेंट। जब 17 साल के किसी बच्चे से आप कंसेंट लेंगे तो इसको कैसे कंसीडर करेंगे, बताओ ये क्या सही है या नहीं है, पहले तो ये बता दो। तो 70 साल के बच्चे से कंसेंट देना वैसे तो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इफ द क्लाइंट इज अलाउड टू गिव कंसेंट, इसको कब कंसीडर करेंगे, व्हाट शुड द नर्स कंसीडर व्हेन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम द, कब कंसेंट इसको कंसीडर करेंगे व्हेन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम द 17-year-old एडोलसेंट। तो बेटा इससे जब 17 साल के बच्चे से आप अलाउ करोगे इसको कंसेंट लेने के लिए, तो आप उस पर क्वेश्चन करोगे, कंसिडर करोगे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो करना है आपको। तो ये तो आंसर है ही। द क्लाइंट कैन नॉट मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट द हेल्थ केयर, बिल्कुल यहाँ कैसे बना सकता है, 18 के बाद में हम लीगली उसको परमिट करते हैं डिसीजन लेने के लिए। इफ द क्लाइंट इज परमिटेड टू गिव वॉलंटरी कंसेंट व्हेन पेरेंट आर नॉट अवेलेबल, ये भी बात सही है। तो वॉलंटरी कंसेंट दे सकता है जब उसके पेरेंट वगैरह कोई भी नहीं है, तब कोई अवेलेबल ही नहीं है, समझ में आ रहा है, तब हम कोशिश कर सकते हैं कि वैसे नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट और गार्जियन ही उसके लिए क्या होगा, नॉर्मली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बट इमेनिसिपेटेड अगर चाइल्ड है तो इमेनिसिपेटेड माइनर केसेस में क्या है, वो खुद ले सकता है, ठीक है ना, खुद डिसीजन दे सकता है। बट नॉर्मली क्या होगा, पेरेंट ही होगा, तो ये भी बात सही है। द क्लाइंट प्रोबेबली विल बी अनेबल टू चूज बिटवीन अल्टरनेटिव व्हेन आस्क्ड टू कंसेंट। क्या एडोलसेंट है, वो कैपेसिटी रखता है, हाँ वो कैपेसिटी तो रखता है, बट बेटा उसको लीगल राइट नहीं है इस सिचुएशंस में बताने का सही है या गलत है, ओनली जब तक वो इमेनिसिपेटेड ना हो, जब तक वो छोटा मतलब उस अनाथ ना हो, समझ में आ रहा है। अनाथ और मैरिड के केसेस में वो खुद लीगली इसके लिए कैपेबल हो जाता है। तो यहाँ बढ़िया आंसर क्या हो सकता है, जो आपको इफ द क्लाइंट इज अलाउड टू गिव कंसेंट, जब अलाउ किया जाएगा उसको कंसेंट देने के लिए तो हम उस पर क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है ना। तो उसका एडोलसेंट का हम लीगल जो है मेथड देखेंगे। जैसे ए पर्सन इज लीगली अनेबल टू साइन ए कंसेंट अंटिल द एज ऑफ द 18 ईयर, जब तक 18 साल का कोई भी बंदा नहीं है तब तक वो कंसेंट नहीं दे सकता, अनलेस द क्लाइंट इज इमेनिसिपेटेड माइनर और मैरिड। इमेनिसिपेटेड का मतलब होता है बेटा अनाथ, जब तक वो अनाथ ना हो तब तक उसका कंसेंट, अगर देखो अनाथ है तो उसके पेरेंट्स वगैरह कोई भी नहीं है उसका रखवाला, अगर कोई भी रखवाला नहीं है तो कंसेंट कौन देगा, आप तो खुद को ही देना पड़ेगा। बट अगर उसकी कोई केयर टेकर भी है, अगर उसको कोई किसी ने गोद ले लिया तो गोद जिसने लिया वो उसके पेरेंट बन जाएंगे, तो वो उसका कंसेंट देंगे, या उसका जो केयर टेकर है वो यहाँ पर कंसेंट देगा। बट ऐसा बंदा जिसका कोई भी नहीं है, ना उसका कोई केयर टेकर है, उसको कोई रखता भी नहीं है, वो किसी संस्था में भी नहीं है, और समझ रहे हो मेरी बात,
तो किसी ने गोद भी नहीं लिया है, तो उसके केसेस में वो ही खुद का कंसेंट देगा। और मैरिड के केसेस में जब मैरिड हो जाता है तो भी वो लीगली उसका राइट बन जाता है, वो खुद का कंसेंट खुद दे सकता है। द नर्स मस्ट डिटरमाइन द लीगल स्टेटस ऑफ द एडोलसेंट। हमको नर्स को क्या करना पड़ेगा, उसका देखना पड़ेगा बेटा कि उसने 17 साल में दिया है कंसेंट, तो क्यों दिया है, क्या रीजन है, एमेनिसिपेटेड है या फिर वो एमेनिसिपेटेड माइनर है, या क्या रीजन है उसका कंसेंट देने का, ये सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है। ए क्लाइंट विथ रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एक पेशेंट है जिसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है, डज नॉट वांट द प्रिस्क्राइब कोर्टिसोन एंड इन्फॉर्म द नर्स। वो नहीं चाहता कि उसको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाए कोर्टिसोन वाली, कोर्टिसोन नहीं देना है उसको, नहीं लेना है उसको, ये उसका इच्छा है, और वो इस चीज को इन्फॉर्म कर देता है, सूचित कर देता है नर्स को। लेटर द नर्स, बाद में क्या होता है, नर्स अटेम्प्ट टू एडमिनिस्टर कोर्टिसोन, और वो कोशिश करती है किसको देने की, एडमिनिस्टर करने की, कोर्टिसोन को। व्हेन द क्लाइंट आस्क व्हाट द मेडिकेशन, जब पेशेंट पूछता है नर्स से कि कौन सी मेडिसिन दे रहे हो आप, द नर्स गिव एन इवेजिव आंसर, तो वो ऐसा ही आंसर देती है, टाल मटोल कर जाती है। द क्लाइंट टेक द मेडिकेशन, जो पेशेंट है वो मेडिकेशन ले लेता है, एंड लेटर डिस्कवर दैट इट इज द कोर्टिसोन, और उसको बाद में पता लग जाता है कि ये कोर्टिसोन थी। द क्लाइंट स्टेट एन इंटेंट टू स्यू, कि उसके साथ में ये मतलब इंटेंट करेगा, वो चाहता है कि उसको स्यू का मतलब होता है मुकदमा चलाना, उस पर मुकदमा चलाना चाहता है। व्हाट फैक्टर इन दिस सिचुएशन मस्ट बी कंसिडर्ड इन ए लीगल एक्शन, क्या आप कंसिडर करेंगे, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। बेटा यहाँ पर समझ लो, वो वेरासिटी होनी चाहिए, आपको ट्रुथ बोलना है, आप गलत नहीं बोल सकते, ऐसे टाल मटोल करके उसको जबरदस्ती आप कोर्टिसोन नहीं दे सकते, समझ रहे हैं। द क्लाइंट हैव ए राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, क्या पेशेंट जो है राइट रिफ्यूज करने का उसका राइट है, बिल्कुल राइट है भाई। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, जितने भी आंसर हो सकते हैं इसके आंसर करना है, ये तो आंसर हो सकता है। नर्सेज आर रिक्वायर्ड टू आंसर क्लाइंट ट्रूथफुली, जब उसने पूछा था कि इसमें क्या है तो उसको बताना था कि ये कोर्टिसोन है, आपको ट्रूथफुली आंसर करना है। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, वेरासिटी को इंडिकेट करना चाह रहा है, बिल्कुल ये भी आंसर सही हो सकता है। थर्ड, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड हैव बीन नोटिफाइड, जब उसने पेशेंट ने मना किया था, आपको इन्फॉर्म किया था कि मेरे को कोर्टिसोन नहीं चाहिए, तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था क्या, बिल्कुल आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी प्रिस्क्रिप्शन करने वाला है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था। द क्लाइंट हैड इनसफिशिएंट नॉलेज टू मेक सच ए डिसीजन, कि इनसफिशिएंट नॉलेज है पेशेंट को मेडिसिन के बारे में, वो इस तरीके का डिसीजन नहीं ले सकता। बेटा ये तो गलत बात है, समझ में आ रहा है क्या, ये तो एकदम बिल्कुल सरासर गलत बात है। वो अगर वो मना कर रहा है तो मना कर रहा है, आप उसको समझा सकते हैं, बट ऐसे थोड़ी है कि इनसफिशिएंट हो सकता है, वो डॉक्टर भी कोई भी वो तो बिल्कुल नहीं जानता, बट उसने मना कर दिया तो कर दिया, ये उसकी ऑटोनॉमी है। फिफ्थ नंबर, लीगली प्रिस्क्राइब मेडिसिन आर एडमिनिस्टर्ड डिस्पाइट द क्लाइंट ऑब्जेक्शंस, कि जो लीगली कोई मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब कर दी है तो पेशेंट का कोई भी ऑब्जेक्शन हो, उसके बावजूद भी हम उस पेशेंट को हम एडमिनिस्टर करेंगे नहीं बेटा। अगर पेशेंट को ऑब्जेक्शन है और पेशेंट नहीं चाहता कि वो मेडिसिन नहीं लगवाए, तो हम उसको जबरदस्ती नहीं लगा सकते। जब वो प्रिस्क्रिप्शन में वो मेडिसिन है, आप उससे क्या करवा सकते हैं, रिफ्यूजल का फॉर्म भरवा सकते हैं, बट आप उससे क्या नहीं करवा सकते, जबरदस्ती उसको मेडिसिन नहीं दे सकते। ये तो दोनों तो हो गई गलत, और ये आंसर हो गए आपके सही। तो आंसर 1, 2, 3 इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपके आंसर राइट हैं, 1 और 2 और 3। क्लियर। अब अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको शेयर करें, जिससे अपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आएँ। और नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे बेल आइकन पर ज़रूर जो है प्रेस करें, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।